हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं वन शॉट इकोनॉमिक्स के। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं, मैंने OCM के सभी वन शॉट करवा दिए हैं सभी चैप्टर्स के। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक के वन शॉट, जिसके अंदर हमने उल्टे से चालू किया क्योंकि पीछे के चैप्टर बच्चों को ज्यादा टफ लगते थे, तो मैंने उल्टे से चालू किया। और अभी हम कर रहे हैं पेपर नंबर 5। बेटा जी, हम टारगेट करते हैं क्या, 45 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे। और बहुत ज्यादा जहां कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां का मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जहां पे मेरे को लगता है कि ये आसान है, आपको पढ़ने से आ जाएगा, वहां पे अब हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और वहां पे टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, और वहां पे मैं आपको क्विकली इसको बता दूंगा। ठीक है। और एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्या कि अगर आपको लगता है कि चैप्टर मेरे को आता है और मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है, तो बेटा जी एक बार इसको देख के देख, मैं तेरे को प्रूव करूंगा कि जो आता है और अच्छे से आता है में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। बीइंग CA CSIP, मैं आपको वो नॉलेज दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिला था या तो आपके पास नहीं है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो चैप्टर नंबर 5 वर्टी शुरू करते हैं हम। पहला, मीनिंग क्या होता है बेटा जी, जब क्या होता है, ये पोवर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक क्लास ऑफ पीपल अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स इज सेड टू बी पुअर। मतलब क्या होता है कि सभी लोग पुअर नहीं है, मतलब कि कुछ लोग क्या है, वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कुछ लोग हैं आराम से जी रहे, कुछ लोग हैं जो अपने मतलब रूटीन जो उनको खाना पीना रहना करना चाहिए वो भी नहीं जुटा पा रहे, तो फिर उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। इफ द लार्ज पॉपुलेशन, अगर ऐसी जो पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, बिलो जो ऐसी पॉपुलेशन जो क्या रहती है, बहुत लार्ज मात्रा में रहती है, मतलब बहुत ज्यादा ही लोग अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो फिर हम बोलेंगे कि वाइड स्प्रेड पुअर्टी। क्या बोलेंगे उसको, कि फैली हुई गरीबी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वाइड स्प्रेड पुअर्टी। इफ देयर इज नो रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, बेटा जी जब तक इन इनकम इनइक्वालिटी होगी तब तक क्या होगा, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। और अगर ये रिडक्शन नहीं हुआ, तो फिर ऐसा ही पुअर्टी बढ़ती जाएगी और फिर इसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हम इन इक्वालिटी को क्या करते हैं, इन इक्वालिटी को रिमूव करते हैं, और जो इनकम है सभी में इक्वल सेग्रीगेट करते हैं, तभी बोलते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इनइक्वालिटी बढ़ती गई तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। ओके जी। पुअर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। देखो बेटा, यहाँ पे एक आता है ट्रेडिशनल मीनिंग जिसको इनकम पुअर्टी भी बोलते हैं, और दूसरा आता है मॉडर्न मीनिंग। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल मीनिंग। बेटा ट्रेडिशनल मीनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल मतलब पहले के टाइम पे पुअर्टी को क्या माना जाता था। पहले के टाइम पे पुअर्टी को लेके बोला जाता है कि पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम, उनके पास इतनी इनकम है कि मतलब जो जितनी इनकम चाहिए उससे क्या है, उससे लेस है, और स्पेंड लेस देन रिक्वायर मिनिमम एक्सपेंडिचर, या तो उनके पास जितनी रिक्वायर इनकम होनी चाहिए उतनी नहीं है, या जितना मिनिमम खर्चा करने के लिए जो पैसे होने चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो उन लोगों को हम पुअर बोलते हैं। उन लोगों को क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। हियर द डेफिनेशन कवर ओनली अ सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया हुआ है, फूड 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 फूड। तो बेटा जो ट्रेडिशनल मीनिंग थी, जो इनकम पुअर्टी थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन लाइन को बताती है, मतलब फूड के ऊपर थी। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए पेंडिंग रखे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। बेटा जी एब्सोल्यूट पुअर्टी या तो कंप्लीट पुअर्टी का मतलब क्या होता है। बेटा जी इसका मतलब होता है कि हम पुअर्टी को समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है पुअर्टी लाइन। पुअर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे क्या किया जाता है, कभी भी कौन से लोगों को पुअर गिने और कौन से लोगों को पुअर ना गिने। हम देखेंगे अमिताभ बच्चन को भी पूछोगे कि भाई आप क्या गरीब हो, तो वो किसको, अंबानी को देख के बोलेगा हाँ उनकी तुलना में तो मैं गरीब हूँ। मतलब क्या है, किन लोगों को पुअर माने। तो पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक पुअर्टी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जितने भी लोग ये पुअर्टी लाइन के बिलो में आते हैं, जितने भी लोग इसके नीचे आ रहे हैं, उन सब लोगों को हम क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे।
बस, तो उसे ही एब्सोल्यूट पुअर्टी या तो कंप्लीट पुअर्टी भी बोला जाता है। मतलब क्या, जब द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मिनिमम बेसिक नीड एंड सर्विस इज नोन एज पुअर्टी लाइन। मतलब क्या होता है, जो मिनिमम एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जैसे मेरे को मिनिमम एक्सपेंडिचर दिन के 1000 रुपए करने पड़ेंगे ताकि क्या मैं इनफ कैलोरी ले सकूं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से जी सकूं। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, या तो आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए जो आपकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करे, उसी को बोला जाता है पुअर्टी लाइन, या तो उसको बोला जाता है स्टारवेशन लाइन। क्या बोला जाता है, स्टारवेशन लाइन। अब जितने भी लोग ये मिनिमम एक्सपेंडिचर के बिलो में फॉल होते हैं, या ये जो इनकम है उससे कम इनकम अर्न करते हैं, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर। तो भाई तुम तो एब्सोल्यूट पुअर हो। ओके जी, हाँ जी। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पुअर क्या करता है, ये हमको हेल्प करता है कि इससे अगर जब भी हम एब्सोल्यूट पुअर निकालते हैं, मतलब कंट्री लेवल पे जब भी एब्सोल्यूट पुअर्टी निकाली जाती है, तो उससे क्या मालूम पड़ता है, उससे हम बांट देते हैं जो हमारी पॉपुलेशन है कि भाई कितने लोग हैं जो एब्सोल्यूट पुअर है, कितने लोग हैं ये जो पुअर्टी लाइन के अबव में आते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा, इससे हम क्या कर पाएंगे, हम टू रिड्यूस द पुअर्टी ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे हम पुअर्टी को रिड्यूस कर सके। यहाँ पे हम टारगेट ऑडियंस मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों को हमको फोकस करना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पुअर्टी लाइन के थ्रू कुछ लोगों जो इनकम मिनिमम बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो इनकम होनी चाहिए उससे भी कम इनकम अर्न करे, तो वो फाइंड आउट करते हैं और उनको हम फाइंड आउट करके उनको वहां से बाहर निकालते हैं, इसीलिए हम पुअर्टी लाइन कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, ये जो पुअर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है, जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, जो जिसको और क्या बोला जाता है, इनकम कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी, जिसके अंदर हमने किसके ऊपर फोकस किया कि भाई एक मिनिमम एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वो एक्सपेंडिचर किसको लेके होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है आपका कैलोरीज, मतलब कंजम्पशन को लेके। किसको लेके, कंजम्पशन को लेके। टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट पुअर्टी हम यहाँ पे क्या किसके ऊपर फोकस करते हैं, ओनली मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको करना चाहिए टू फुलफिल कि हम जिससे हमारी बेसिक जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर, ये हमको सेटिस्फाई करने के लिए कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ICMR था, क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ये इन्होंने ना 2009 के अंदर ये निकाला था, जिसमें क्या बोला था कि रूरल एरिया के अंदर आप रहते हो तो आपको कितना मिनिमम कैलोरीज चाहिए, 2400, और अर्बन में रहते हो तो 2100। अब बेटा, अब एक चीज याद रखना कि रूरल में ज्यादा, अर्बन में कम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूरल वाला ज्यादा मेहनत काम करता है, फिजिकल काम करता है कि अर्बन वाला। अब आपको मालूम है कि जो रूरल वाला होता है, हमको तो यहाँ पे मम्मी बोलती है जब बेटा दूध लेके आ, तो भी अगर सपोज कि 50 कदम दूर हो तो भी हम एक्टिवा पे लेके जाते हैं, 50 कदम भी चलने के लिए हम रेडी नहीं होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अर्बन वाले लोग हैं वो अगर दूसरे माल से अगर ग्राउंड फ्लोर पे आना हो तो भी लिफ्ट का वेट करेंगे। आया कितनी बार लाख से लिफ्ट में, बहुत बार लग गया। तो मतलब क्या है, दे आर नॉट रेडी इवन टू वॉक। तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हम कैलोरी कंजम्पशन कम करते हैं। वहीं पे रूरल वाला क्या बोलता है कि कोई फ्रेंड बोलता है कि आई जा ना हमारा घर है, चल वैसे ना अपने बात तो करिए। अब वो फ्रेंड कहाँ पे रहता है, वो फ्रेंड रहता है 5 किलोमीटर, वो साइकिल निकाला और चला गया उसके फ्रेंड के घर पे। मतलब कहने का मतलब क्या है, वहां पे लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, अलाइड एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा चाहिए होता है। वहीं पे अर्बन वाले को कैलोरी कंजम्पशन क्या होता है, चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। अब याद रहेगा। हाँ, तो ये पुअर्टी लाइन किसके लिए होती है, पुअर्टी लाइन के भाई हमको इतना मिनिमम हमारे को कैलोरीज चाहिए होगी। अब इस कैलोरी को खरीदने के लिए जो हमारे पास पैसे कितने चाहिए होंगे, तो वो हम ये जो 2400, ये हमने पुअर्टी लाइन रखी कि भाई अर्बन एरिया में तो रूरल में तो 2400 और अर्बन में हो तो 2100 कैलोरीज वगैरह चाहिए होगी। क्या आप इतनी कैलोरी अफोर्ड कर पा रहे हो? अगर नहीं तो आप बिलो द पुअर्टी लाइन हो, और हाँ तो आप अबव द पुअर्टी लाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर, क्या कैलोरीज के ऊपर। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, ये बात करता है यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन, मतलब हंगर की बात करता है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि आप पुअर्टी लाइन को हटा के स्टारवेशन लाइन ही क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि मतलब तो आप वही कहना चाहते हो।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब क्या है कि इनकम कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी है ना, उसके अंदर हम यहाँ पे सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम एक्सपेंडिचर पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर, यहाँ पे मीनिंग क्या बताया, मीनिंग बोल रहा है कि भाई पुअर्टी लाइन का मतलब क्या है। पुअर्टी लाइन का मतलब जो हमको मिनिमम एक्सपेंडिचर करना होगा, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, हम बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर सके, जो कंजम्पशन नीड है वो वाली, ठीक है। तो जो भी पर्सन उसके उतनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, वो क्या होंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे, और उन्हीं को हम पॉवर्टी बोलेंगे। और जो ऊपर है उसके पॉवर्टी लाइन के, वो क्या बोलेंगे, उनको हम पॉवर्टी की डेफिनेशन काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया, अनसफिशिएंट फूड के ऊपर फोकस किया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर फोकस किया, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, स्टारवेशन लाइन। कौन सी लाइन, स्टारवेशन लाइन, ठीक है जी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो पुअर्टी थी ना, पुअर्टी, ये पुअर्टी के अंदर पुअर्टी लाइन का मतलब समझा, और पुअर्टी लाइन के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर है, कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर, रूरल 2400, अर्बन 2100। लेकिन रुको, समय बदले, युग बदला, नजारे बदले, थॉट बदली। मतलब क्या हुआ, ये जो पुअर्टी लाइन के अब तक जो हम कैलोरीज कर रहे थे, वो बोला नहीं नहीं, अब हम कैलोरीज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर, बेटा ये सुरेश तेंदुलकर कौन है, सचिन तेंदुलकर के छोटे भाई है। हाँ सर, सच में, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। तो देखो यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर ने ना एक कमिटी बनी थी, जिसका हेड कौन था, जिसका हेड था सुरेश तेंदुलकर। तो यहाँ पे वो सुरेश तेंदुलकर ने ऐसा बोला कि भाई ये जो कंसेप्ट जो आप लाए हो ना, कौन सा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद। यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे देयर शुड नॉट बी ऑप्शन ऑफ, यहाँ देयर शुड नॉट बी ऑप्शन ऑफ कि स्टारवेशन को कंसिडर करना नहीं, हमको तो किसको कंसिडर करना है, रुपीज को कंसिडर करना है। तो बेटा जी यहाँ पे हमने बोला कि भाई जो भी व्यक्ति दिन के, अगर रूरल एरिया है तो आप 816, अर्बन एरिया है तो 1000। सर ये याद कैसे रहेगा बेटा, यहाँ पे चीजें अर्बन में महंगी होती है कि रूरल में, सर ऑफकोर्स वाली बात है, अर्बन में सस्ती हो, अर्बन में महंगी होगी और रूरल में सस्ती होगी। तो बेटा उसी के ऊपर से ये बनाया गया है कि यहाँ पे ऐसा बोला है कि भाई जो भी आप एक्सपेंडिचर करो, अब रूरल के अंदर हो तो आप मिनिमम कितना एक्सपेंडिचर करोगे, पड़ेगा 1000, और अर्बन में हो तो कितने का करोगे, 816। अब अगर सपोज आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यह से टू बी पुअर, ठीक है। तो क्या होगा, आप पुअर कहलाओगे। एक मिनट बेटा, अब क्या हुआ, अब ये पुअर्टी लाइन हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि पुअर्टी लाइन के ऊपर शुरू में फोकस किसके ऊपर गया, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज के ऊपर, कि भाई अगर आप इतनी कैलोरीज अफोर्ड कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट अ पुअर। बट अगर आप इतनी कैलोरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर यू आर सेड टू बी पुअर। तो हमने एक पुअर्टी लाइन किसके बेस पे डाली, हमने एक पुअर्टी लाइन डाली बेस्ड ऑन कैलोरीज, और ये कैलोरीज के अंदर दो लिमिट रखी, रूरल, अर्बन। रूरल में लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो वहां पे 2400 की कैलोरी, और अर्बन में लोग कम मेहनत करते हैं तो वहां पे 2100 की कैलोरीज डाली। अब क्या हुआ, अब उसके बाद समय बदला और एक कमिटी आई जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर कमिटी। कौन, सुरेश तेंदुलकर कमिटी। ये सचिन तेंदुलकर के कोई रिलेटिव है, नहीं जी नहीं, ये सचिन तेंदुलकर का इनसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है बेटा जी। ये सुरेश तेंदुलकर जो कमिटी थी, मतलब कमिटी के जिसके हेड कौन थे, सुरेश तेंदुलकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हम कैलोरीज के बेस पे नहीं जाएंगे, अब हम किसके बेस पे जाएंगे, हम कैलोरीज के अलावा दूसरी चीजों को भी कंसीडर करेंगे। मतलब कि क्या, हम यहाँ पे कैलोरीज तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा देखेंगे भी एजुकेशन के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। मतलब इन्होंने बोला कि भाई जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड ऑल्सो भी कंसिडर। मतलब सिर्फ वो खाना, जीवन में हम सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, यहाँ पे हमारे एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, उसको एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने का भी अधिकार है, उसको चाहिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको चाहिए न्यूट्रिटिव बैलेंस फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन फ्यूल, फिर उसका क्लोथिंग, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, हाउसिंग, ये सारे एक्सपेंडिचर पे तो करने होते हैं, खाली खाना ही थोड़ी होता है लाइफ के अंदर। तो ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि भाई हम ये कैलोरीज के कंसेप्ट पे नहीं मानते। तो उन्होंने बोला तो फिर तुम किसके कंसेप्ट पे मानते हो, उन्होंने बोला कि भाई अब जो पॉवर्टी को कंसिडर किया जाएगा ना, वो रुपीज टर्म में किया जाएगा, रुपीज टर्म में। ओके तो करो। तो भी उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये 11-12 के अंदर जो कमेटी बनी, उन्होंने बोला कि जो रूरल एरिया है ना, उसके अंदर आप कितना एक्सपेंडिचर करने के लायक होने चाहिए। मतलब आप 816 रुपए आप पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया, मतलब एक
पर व्यक्ति मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना करना चाहिए 816, और अर्बन एरिया में रहो तो पर कैपिटा मतलब पर एक व्यक्ति मंथली मतलब उस व्यक्ति का मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए 1000 रुपए। अगर वो खर्चे कर पा रहा है तो मतलब वो पॉवर्टी के अबव है, लेकिन अगर वो उतना खर्चा भी नहीं कर पाया तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। ओके तो हमारे सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने किसके ऊपर फोकस किया, रुपीस के ऊपर, और रुपीस में क्या लाया 816 एंड 1000। 816 किसके लिए, रूरल के लिए, 1000 किसके लिए, अर्बन के लिए। ओके तो बेटा जी इस तरह से क्या हुआ, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने जो उनके हेड थे उन्होंने क्या किया, रुपीस पे लेके आए, रुपीस के ऊपर फोकस किया। बेटा जी ये इसके इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आईएमपी, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आदि बने हुए हैं। फिर उसके बाद आया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। बेटा इंटरनेशनल क्या होता है, बेटा ये जो रुपीस है ना, ये रुपीस ये तो इंडिया में चलता है, हर एक पूरे वर्ल्ड में रुपीस थोड़ी चलता है। अब हमको अगर कंपेयर करना हो कि हमारा देश के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है कि दूसरे देश के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है, तो पॉवर्टी लाइन को कैसे बनाए, तो फिर बोला कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिसाइड करो। इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन हमको हेल्प करती है कि जानने के लिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी फॉर द डिफरेंट नेशन कैन बी मेजर यूजिंग द यूनिफॉर्म मेथड। मतलब ये जब हम इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ये एक हमको मदद करेगी यूनिफॉर्म मेथड है जिससे हम जान सकते हैं भाई डिफरेंट नेशन को कंपेयर हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, कि भाई हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो है। चाइना अगर सेम मेथड कंसीडर करो तो चाइना के अंदर कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो है, यूएस में कितने हैं, बांग्लादेश में कितने, अफगानिस्तान में कितने, मतलब वर्ल्ड लेवल पे हम मेजर कर सके, इसलिए हमने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बनाई। अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के लिए अगर देखा जाए तो कितना कितना यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब आपकी परचेस खरीदने की शक्ति, मतलब कि अगर आप पर डे का अगर $1 का खर्चा कर पा रहे हो, 90s की बात हो रही है बेटा जी, तो आप तो पॉवर्टी लाइन में नहीं फॉलो करते, लेकिन नहीं कर पा रहे तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो। फिर आया 1.25 और 2005 के अंदर $1.9 पर व्यक्ति था। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन था। तो इस तरह से पॉवर्टी लाइन को हमको हमने भाग में पढ़ा, और 3 पॉवर्टी लाइन के अंदर क्या है, पहला है कैलोरीज, कैलोरीज के अंदर 2100 और 2400 रूरल, 2100 अर्बन के लिए आया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज के ऊपर फोकस कर रहा था, ये इसकी लिमिटेशन थी, इसको इसलिए बोला कि स्टारवेशन लाइन बोल सकते हो, ये प्रॉपर कंसेप्ट नहीं है। फिर इसलिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बोला क्या कि भी आपको ये लिमिटेशन लगती है, मैं ये लिमिटेशन को हटा देता हूँ। यहाँ पे इंसान सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता, उसको सिर्फ कंजम्पशन नहीं चाहिए, उसको चाहिए बाकी फैसिलिटीज, उसको चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको चाहिए फूड, उसको चाहिए हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन फ्यूल, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, हाउसिंग, बहुत कुछ चाहिए। तो उसके लिए भी तो एक्सपेंडिचर लगता है कि नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे रुपीस टर्म में निकालूंगा कि एक रूरल वाले को 816 रुपए चाहिए, अर्बन वाले को 1000 रुपए चाहिए होता है पर व्यक्ति। ठीक है, फिर ये निकाल दिया। उसके बाद अभी ये अपडेट नहीं हुआ, ये बहुत जो पुरानी लिमिट है 11-12 की, अभी ये तो 816 की वैल्यू कुछ भी नहीं रही है। फिर आ गया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इंटरनेशनल मतलब जब हमको कंपेयर करना हो एक कंट्री दूसरी कंट्री की तुलना में कितनी पुअर है, तो पॉवर्टी लाइन के लिए हमको दोनों की करेंसी सेम होनी चाहिए, तो हम इस डॉलर को स्टैंडर्ड करेंसी लेते हैं, और हर एक कंट्री क्या करती है अपने रुपीस को कन्वर्ट करती है डॉलर के अंदर। तो यहाँ पे डिसाइड किया कि इंटरनेशनल लेवल पे एक व्यक्ति 90s की बात करे तो $1 मिनिमम एक्सपेंडिचर करना चाहिए, 2005 में 1.25 एंड 2015 में 1.9। ओके जी, अब आता है नेक्स्ट रिलेटिव पॉवर्टी। इसके पहले हम रिलेटिव पॉवर्टी के ऊपर आए, मैंने एक कंसेप्ट है ना ऊपर छोड़ दिया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी, और उसके बाद आया था ये मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो सुरेश तेंदुलकर थे ना, उन्होंने यही तो लाया था मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, जो नॉन इनकम पॉवर्टी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम रिक्वायर्ड फूड के अलावा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अच्छी लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ विद द चॉइस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो कंसिडर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें भी कंसिडर किया जाता है। ये मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी या तो नॉन इनकम पॉवर्टी भी बोला जाता है, 1 नंबर में आता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे कितनी बार 1 नंबर के अंदर आता है, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आएगा, या तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, और यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर कमेटी किसने बताया था, वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और यहाँ पे रुपीस टर्म में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है।
ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल में 2015 में कितना था, 1.9 था। ये सारे एमसीक्यू मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। बेटा जी एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखा, अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? जैसे एक अमिताभ बच्चन को खड़ा किया कि भाई आपको क्या लगता है आप कितने अमीर हो? बोले अमीर का तो पता नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी की तुलना में तो मैं गरीब हूँ। के तुलना में उसी को बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, इसके ऊपर यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है। ये एक कमिटी थी जिसका नाम है लॉरेंस काउ एंड जीनी कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या था, रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ पे मेजर किया जाता है बाय टू स्टैटिस्टिकल्स मेथड के थ्रू। कौन सा, लॉरेंस काउ एंड गिनी और कोफिशिएंट, ये मेथड है स्टैटिस्टिकल टूल्स है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं, हम यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी हमारे टोटल पॉपुलेशन है उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 के अंदर जाओ जिसकी इनकम 0 से 30,000 है, ग्रुप 2 में जाओ जिसकी 30,000 से 1 लाख है, ग्रुप 3 में जिसके 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा है। हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, यहाँ पे 700 लोग हैं, यहाँ पे 500 लोग हैं, यहाँ पे 400 लोग हैं और यहाँ पे 100 लोग हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हर एक टोटल पॉपुलेशन को हमने ग्रुप में बांट दिया। अब अगर मैं इसको आपको ये बोल सकता हूँ कि क्लास 2 जो है ना, क्लास 2 वो क्लास 1 की तुलना में ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है, हाँ, लेकिन क्लास 3 4 की इनकम में तुलना में कम इनकम अर्न कर रहा है, हाँ जी। बट जैसे क्लास 3 अपने आप को इंफीरियर महसूस करता है जब क्लास 4 और 5 के सामने देखता है, लेकिन वो प्राउड फील करता है जब 1 और 2 के सामने देखता है। तो इसी को तो बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या होता है कि ये क्लास 2 की बात करें तो ये रिलेटिव पुअर है एज कम्पेयर टू 3 4 5। ये जो क्लास 3 है वो रिलेटिव पुअर है एज कम्पेयर टू 4 5। क्लास 4 क्या है, रिलेटिव पुअर है इन कंपेयर टू ग्रुप 5। ओके जी, तो ये रिलेटिव पुअर्टी का कंसेप्ट था, तो ये हमने देखा। अब अब बेटा जी मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर किया गया था और ये मेजर करने के बाद हमको क्या मालूम पड़ा था कि रूरल के अंदर 2004 के अंदर पॉवर्टी ज्यादा थी एज कंपेयर टू अर्बन। हमारे टोटल 37.2% लोग गरीब थे, उसमें रूरल में ज्यादा थे, अर्बन में कम थे। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, 2011-12 आते आते गरीबी बहुत ज्यादा परसेंटेज से कम हुई। यहाँ पे रूरल के अंदर 25.17 रह गए और अर्बन के अंदर 13.7 रह गए। और ओवरऑल कितने लोग गरीब थे, अभी भी 21.9% लोग क्या है, गरीब हैं। ओके जी, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो स्टेट वाइज के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेट वाइज के अंदर देखो यहाँ पे कितने लोग गरीब है, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे 10% से कम लोग गरीब हैं। ऐसे स्टेट कौन कौन से ऐसे स्टेट है, ये वाले जिसके अंदर गोवा, केरला, हिमाचल, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश आता है। बेटा इसमें आपको इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि गोवा के अंदर सबसे लोवेस्ट पुअर लोग कहाँ पे है, तो वो है गोवा के अंदर, जहाँ पे 5.09% ही लोग गरीब है, बाकी सब पॉवर्टी लाइन के अबव में है। और 30 to 40% लोग गरीब है। ऐसे कौन से स्टेट है, तो वो सब ये वाले स्टेट है। इसके अंदर मेजर आपको छत्तीसगढ़ के ऊपर आता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बताओ सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा गरीब है, तो वहां पे आपको एक गोवा दे देगा, कश्मीर दे देगा, फिर उत्तर प्रदेश दे दिया और फिर छत्तीसगढ़ दे दिया। तो हमको क्या लगाना है, छत्तीसगढ़ लगाना है। ठीक है जी, तो ये इसमें आपको ये याद नहीं रखना, खाली इसको 1 2 बार पढ़ लेना, इसके ऊपर खाली एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी। बेटा जी पुअर्टी को कैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पुअर है कि नहीं है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ पुअर्टी एंड द कंपोनेंट, जो कितनी परसेंट की पुअर्टी है उसके कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ये क्या करता है, ये यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं पुअर्टी को लेके। तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो देखता है। सबसे पहला होता है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। बेटा जी अगर आपके अंदर क्या है, अगर आपके अंदर उतना उतना आप विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशियस फूड्स नहीं ले पा रहे, तो उसके अंदर आप क्या बोलेंगे, यू आर सेड टू बी पुअर। सिंपल सी चीज है, हाँ जी। जैसे कि अगर हम 90 to 92 की बात करें, 90 to 92 की बात करें, तो इसमें क्या था, यहाँ पे एक मिनट देखिए। ओके, तो यहाँ पे लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन के ऊपर आप कितना कितना न्यूट्रिशियस फूड्स ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। अगर आप उतना न्यूट्रिशियस फूड्स नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप क्या कहलाओगे, अगर आपके अंदर शॉर्टेज है मतलब आप कैलोरीज वगैरह नहीं ले रहे हो, प्रोटीन्स नहीं ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, विटामिन मिनरल्स अगर आप प्रॉपरली डाइट आपके अंदर नहीं आ रहा, मतलब यू आर सेड टू बी पुअर। अगर हम यहाँ पे बात करें 90s के अंदर
कितने लोग थे, इंडिया हैड 23% माल न्यूट्रिशन के अंदर आए थे 2000। ये वाले के अंदर आपको याद नहीं रखना है आपके अंदर, मतलब एक बार इसको पढ़ जाना। इसमें 23.790 जो पीछे बुक से पीछे जो एमसीक्यू है उसमें जो यहाँ पे रेशियोज आते हैं उसके ऊपर आप फोकस कर लेना, और एग्जाम के पॉइंट से खाली आप इसका मीनिंग कंसेप्ट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। FAO 2015 के जो रिपोर्ट थी उसके अंदर हाँ इंडिया का कौन सा रैंक था, सेकंड रैंक था, जिसके अंदर माल न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली थी। फिर नेक्स्ट आता है हाउसिंग। हाउसिंग के अंदर मतलब होता है कि एक घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। यहाँ पे हाउसिंग इज अ प्राइमरी नीड है। हाँ जी, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जिसके अंदर क्या है हाउसिंग की कमी देखने को मिलती है, हम यहाँ पे इसमें रहते हैं हर्टमेंट एंड स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, विच इज मेजर द एग्जिस्टिंग ऑफ पॉवर्टी, और जिसको बोला जाता है कि हम क्या है, हम पुअर है। लेक्स ऑफ हाउस, फिर वहां पे जैसे कि उसके अंदर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं होना, वो भी किसको बताती है, वो बताती है आपका लेवल ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ वन रूम फैसिलिटी, उसके अंदर 1 BHK ही होता है। लोग कितने हैं, 6 लोग हैं, और है कितना 1 BHK, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर टॉयलेट। बेटा जी हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 इंडिया के अंदर 70% ऑफ द पीपल कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में। मतलब क्या है, रूरल के अंदर कितने लोग हैं, 70, और उनके वहां पे टॉयलेट नहीं होते, दे हैव टू गो इन ओपन। इसलिए तो जब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो थे, और उन्होंने पहला ही काम क्या किया था कि भारत के अंदर हर एक गांव के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहां पे टॉयलेट्स वगैरह लगवाए थे। तो वो लोग बोलते थे इसकी क्या जरूरत है, इसकी देखो ये जरूरत होती है कि 70% पॉपुलेशन है लेकिन उनको खुले में वॉशरूम करने जाना पड़ता है, तो दैट इज वेरी बैड थिंग। तो देखो जब भी अगर क्या होता है, जब भी आप ऐसे व्हेन यू गो इन ओपन, उससे क्या होगा, क्लीनिनेस नहीं रहेगी और बहुत सारे वाटर बॉर्न एंड कंटेजियस डिसीज होंगे, और जिससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। अगर टोटल अगर फैमिलीज की बात की जाए ना, टोटल फैमिलीज अगर 100% फैमिलीज है तो उसके अंदर 66% फैमिलीज के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर 66% के अंदर टोटल हाउस विद द फैसिलिटीज ऑफ टॉयलेट होती है, और बाकी जिसके पास टॉयलेट फैसिलिटी होती है लेकिन उनके पास कॉमन टॉयलेट फैसिलिटीज होती है। मतलब कि हमने क्या देखा कि अगर टॉयलेट फैसिलिटी है तो उसमें भी 66% है जिनके प्राइवेट वॉशरूम होते हैं, बाकी 34% ऐसे वॉशरूम्स होते हैं जो वहाँ पे कॉमन में आपको यूज करना पड़ता है टॉयलेट। ठीक है, तो ये बताता है कि अगर ये बताता है लेक ऑफ क्लीननेस, पॉल्यूशन फैलता है, फिजिकल वीकनेस आती है, और इससे तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो ये भी क्या बताता है, ये दैट इंडिकेट क्या द लेवल ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी। अगर बेटा जी आपकी कंट्री के अंदर क्या है, अगर प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज नहीं है, जैसे अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, इंडिया के अंदर एक डॉक्टर, और यहाँ पे किसके अंदर एक डॉक्टर के सामने कितने लोग हैं, 6000 लोग हैं। तो ऑन एन एवरेज वन डॉक्टर फॉर एवरी 6000 पीपल इन अ डेवलपिंग कंट्रीज, वेयर द डेवलप कंट्री के अंदर क्या होता है, एक डॉक्टर के सामने 350 मरीज होते हैं, जबकि यहाँ पे एक डॉक्टर के सामने 6000 लोग होते हैं। तो यही तो इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपके यहाँ पे एजुकेशन इतना सिस्टम नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर क्रिएट करो, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ये क्या है, हेल्थ सेक्टर को इंडिकेट करते हैं, ये आपकी मेडिकल सर्विसेज को बताते हैं। और अगर आपके प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, मतलब आपके यहाँ पे क्या है, लेक ऑफ मेडिकल सर्विसेज है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या है, हमारा एवरी ईयर अबाउट 1.7 करोड़ पीपल डाई हो जाते हैं, माय गॉड, कैंसर, डायरिया से, मलेरिया से, फिर टीबी वगैरह इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया के पास भी क्या है, फ्यूअर डॉक्टर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन भी इंडिकेट करता है कि आपकी पोवर्टी लेवल, मतलब क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे लेक ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग है, आपके यहाँ पे इनकैपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबर है इन अ कंट्री, मतलब जितना ज्यादा आपके यहाँ पे एजुकेशन कम होगा, जितनी ट्रेनिंग कम होगी, उतना क्या होगा, आपके यहाँ पे इनकैपेबल लोग होंगे, उतना आपके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे वर्कर को दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाएगी, कम होती है। इसलिए वर्क अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएगी, एजुकेशन नहीं है इसलिए उसका जो इनकम है वो भी कम होगी, और इनडायरेक्टली क्या होगा, वो पॉवर्टी की ओर ही जाएगा। तो बेटा जी आपका एजुकेशन बताता है कि आपका पॉवर्टी लेवल क्या होगा। अगर आप लेस एजुकेटेड हो तो मतलब क्या होगा, लेस एजुकेटेड, आपको लेस ट्रेनिंग मिलेगी, और लेस ट्रेनिंग मिलेगी तो आप समय के साथ नहीं चल पाओगे, और जिसके कारण आपका प्रोडक्टिविटी भी डाउन रहेगा, ओवरऑल आपका राइज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, कमजोर रहेगा, और इससे क्या होगा, आप पॉवर्टी के अंदर ही फंसे रहोगे।
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब हम कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। दो इंडिया इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हम खुद इंडिया मेन प्रोड्यूस करते हैं, बट हायर पॉपुलेशन होने के कारण हमारे यहाँ पे क्या है, हायर पॉपुलेशन और पर व्यक्ति पर लो पर कैपिटा इनकम, मतलब हमारे एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम क्या है, वेरी लो, तो पॉपुलेशन ज्यादा और हम अफोर्डेबिलिटी कम कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम कंजम्पशन नहीं कर पाते, जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना यूज ही नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग वाटर। बेटा ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है कि अगर आप स्वच्छ पानी पी रहे हो, प्योर वाटर पी रहे हो, तो बताते हैं कि भाई ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कंट्री में आपको पीने के लिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, तो दैट इंडिकेट कि हम क्या है, पुअर है। तो क्योंकि अगर क्या है, हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे होता है, ड्रिंकिंग वाटर से होता है। अगर ड्रिंकिंग वाटर सही है और क्लीननेस है, मतलब आपकी कंट्री स्वच्छ है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं आता, पानी के अंदर मिट्टी आ रही है, पानी के अंदर अलग अलग प्रकार की स्मेल आ रही है, मतलब क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर प्रॉपर हेल्थ सर्विस नहीं है, और वो इंडिकेट करता है पुअर्टी को लेकर। तो एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर वो क्या सजेस्ट करता है, वो जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण बहुत सारे वाटर बॉर्न डिसीज हो गए। यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी मोर सीवियर हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर 2011 की बात करें तो इंडिया के टोटल इंडिया के अंदर 63.3% फैमिलीज ऐसी थी जिसके अंदर पुअर, मतलब पानी को जिसके अंदर क्या होता था, गैस ट्रीटेड वाटर, उनको साफ पानी मिलता था। वापस से 2011 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 63 मतलब 64% थे जिनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता था, लेकिन बाकी 8.66 जिसको अनट्रीटेड वाटर मिल रहा है, या तो बाकी के जो 26 बचे लोग बचे हैं जिनको वेल में से, हेडपंप में से, रिवर में से, पॉन्ड में से पानी निकालना पड़ता है। ओके, अब ये हमारा कौन सा बचा है, यहाँ पे देखो बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या था, हम कितना जीते हैं। अगर बेटा जी हमारे यहाँ पे लाइफ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है वो कितना एक्सपेक्टेड जिएगा, ठीक है, एक बच्चा कितना एक्सपेक्टेड जिएगा उसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब कि हमारे यहाँ का खाना पीना रहना करना उठना बैठना सब बेस्ट है, लेकिन अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मतलब क्या मेडिकल सर्विस अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन है, हमको यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज किसको बताता है, वो बताता है पुअर्टी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म होता है, तो यहाँ पे वो कितना, एक साल के अंदर कितने बच्चे हैं जो कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल के अंदर डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है तो ये सजेस्ट करता है कि आपके यहाँ पे मेडिकल सर्विस नहीं है, आपके यहाँ पे जो मदर है वो ज्यादा केयरिंग नहीं है, आपके यहाँ पे जो मदर है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी क्या है, ये दैट इज अ सिंबल ऑफ क्या, पुअर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो इंडिया की जो ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 68 ईयर्स है, क्योंकि वहीं पे बेटा नॉर्वे की कितनी है, 81%, यूएस की 79% है। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट बात की तो नॉर्वे में सिर्फ और सिर्फ 1000 में से 2 बच्चों की डेथ होती है पूरे साल भर के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर 39 बच्चों की डेथ हो जाती है पूरे साल भर के अंदर, विच इज वेरी 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 लॉन्ग, ठीक है, तो वेरी हाई। तो बेटा जी अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट करता है द लेवल ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब क्या होगा, अमीर अमीर बनेगा, गरीब गरीब बनेगा, और दैट इंडिकेट द पुअर्टी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी और बहुत लोगों के पास बहुत थोड़ी सी इनकम रह जाएगी, और जिससे वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये भी क्या होता है, दैट इंडिकेट द लेवल ऑफ पुअर्टी। पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा जब आपके पास इतनी भी इनकम नहीं होती है कि आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाओ, तो यू आर सेड टू बी पुअर, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ इनकम जो फैमिली स्पेंड करती है खुद के कंजम्पशन के लिए। द नेशन टोटल स्पेंडिंग ऑन सच गुड्स इज डिवाइडेड बाय द टोटल ग्रुप ऑफ डेट ऑफ टू गेट दिस वैल्यू। अब तो बेटा जी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पर कैपिटा हाउस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा बहुत लो होता है, क्योंकि हमारी इनकम लो होती है, इसलिए हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसलिए हम क्या कहते हैं, वी आर दैट इंडिकेट कि वी आर पुअर, ठीक है। तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द
डेवलप्ड कंट्री। तो ये बेटा हमने क्या देखा, ये हमने देखा बेटा जी इंडिकेटर कि कैसे मालूम पड़ेगा कि एक कंट्री पुअर है कि नहीं है। फटाफट एक बार वापस मैं बता देता हूँ कौन कौन सा देखा। लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन ज्यादा है मतलब आपको पुअर हो। हाउसिंग, अगर आपके यहाँ पे हाउसिंग नहीं है, लोग ज्यादा है, मकान कम है, तो आप क्या होगे, आपके यहाँ पे हाउस पुअर कहलाओगे। आपके घर में अदर फैसिलिटीज नहीं है, यू आर सेड टू बी पुअर। प्रोविजन फॉर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, और मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उनके वहाँ पे वो टॉयलेट नहीं होते, उनको खुले में जाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। तो यू आर सेड टू बी पुअर, ठीक है। और जो इंडिया के अंदर जिसके पास टॉयलेट है उसमें 66% प्राइवेट टॉयलेट है, बाकी 34% क्या है, कॉमन टॉयलेट है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 350 लोगों के बीच में एक डॉक्टर होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर 6000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर होता है। दैट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका एजुकेशन सर्विस अच्छी नहीं है, आपका मेडिकल सर्विस अच्छा नहीं है, और आपका क्या है, आपका देश गरीबी के अंदर है। एजुकेशन के अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसके कारण क्या होता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और यही कारण होता है कि वो फर्दर भी क्या होता है, पुअर होते जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब क्या कि हम उतनी भी कंजम्पशन नहीं कर पाए जितनी हमारी बेसिक नीड्स है, तो हम से टू बी पुअर। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ऐसा पानी पी रहे हैं जो प्योर नहीं है। अगर इंडिया के सेंसस के हिसाब से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 63.3% ऐसे लोग हैं जिनको ट्रीटेड वाटर मिलता है। बाकी के जो है ना, बाकी के 34% ऐसे लोग हैं जिनको आइदर अनटैप्ड वाटर मिल रहा है, या तो वाटर फ्रॉम वेल्स, रिवर फ्रंट बॉन्ड पे से मिलता है। और लास्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर क्या था, दो चीज आती है कि हम जब हमारा जन्म होता है वहां से कितना जिएंगे, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। और दूसरा हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट का मतलब, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब से वो कितना जिएगा। अगर वो ज्यादा नहीं जी पा रहा, मतलब क्या है, मेडिकल सर्विस की कमी है, वहाँ पे मदर का एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे वोकेशनल वैक्सीनेशन प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट द पुअर्टी। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्वे की 81, जबकि इंडिया की सिर्फ 68। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर नॉर्वे के यहाँ पे 2, यहाँ पे और इंडिया के अंदर कितने 39 बच्चों की डेथ हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पुअर्टी के अंदर हमने देखा कि लोग अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है। दैट इंडिकेट कि भाई क्या है, आपके यहाँ पे गरीब, आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, आपके यहाँ पे क्या है, अनइक्वल इनकम इनक्वालिटी ज्यादा है, जिससे लोग गरीब ज्यादा हो रहे हैं। एंड पर कैपिटा हाउसिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे पर कैपिटा हाउसिंग का एक्सपेंडिचर बहुत कम है, मतलब ये दैट इंडिकेट कि आप क्या हो, पुअर हो। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर पर कैपिटा ये जो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बेटा जी हमने मोर और लेस हमारा मोर देन 50% चैप्टर कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉजेज ऑफ पुअर्टी। क्या कारण है हमारे पुअर्टी को लेके। तो बेटा जी हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी को खत्म किया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ पुअर्टी। बेटा जी हम देख रहे हैं कॉजेज ऑफ पुअर्टी। उसके अंदर सबसे पहला कॉज आता है हिस्टोरिकल रीजन, मतलब आपकी पास्ट हिस्ट्री। अगर हमारी पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो हम बहुत अच्छी कंट्री हुआ करते थे, सोने की चिड़िया कहलाया करते थे, लेकिन हमको प्यार हुआ ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हम पे बटरिंग की, और बटरिंग करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने हमको कैसे कैसे लूटा मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे रूल बाय द ब्रिटिश, हमारी जो कंट्री है अप्रोक्सीमेटली 190 ईयर्स तक उन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया, जो और हमारी कंट्री को पूरी तरह से क्या किया, पुअर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉट आए, जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी सिस्टम, ये सब भी मेजर रोल था हमारी पुअर्टी के पीछे। अब बेटा जी इसके अंदर मैंने एक टॉपिक कवर कर दिया है, मैं आपको भी करवा ही देता हूँ। 5 नंबर का आता है कि हिस्टोरिकल रीजन ऑफ पुअर्टी क्या था। तो बेटा जी ये बात कुछ उन दिनों की है, 17वीं सेंचुरी की, जब हमारे यहाँ का सब कुछ फेमस था, हमारा अर्बनाइजेशन फेमस था, हमारे लोग, हमारा जो स्ट्रक्चर होता था वो बहुत जबरदस्त होता था। आप देखिए हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे जितने भी राजाओं के महल, एकदम शानदार तरीके से, कोई उस समय ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ना कोई वहां पे कोई आर्किटेक्चर होता नहीं था, ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई डिजाइन थी, सब सब क्या होता था, सब मैनुअल होता था, बड़ी मशीनरी कुछ नहीं थे। तो भी देखो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक टिके हुए। अभी कोई घर बनाओ के 30 साल 40 साल के अंदर पूरा बोल जाता है, लेकिन वहां 100 साल तक ये हमारे जो पैलेस है वो एकदम अभी भी मजबूत है।
तो ये थी हमारी ताकत। तो 17वीं सेंचुरी की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे मतलब अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा था, यहाँ पे हमारा कमर्शियलाइजेशन और बहुत फेमस था। हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल जो थी ना वो बहुत फेमस हुआ करती थी। इसके अलावा सिल्क, स्पाइसेस, पेड़ी, यही देख के तो क्या हुआ था, फॉरेनर हमारे कंट्री में आते थे और हमसे क्या करते थे, गुड्स खरीदते थे। तो हमारे कंट्री में आए इंग्लिश, फ्रेंच, डच, और यहाँ इन्होंने इनके साथ साथ वहां से आए कॉलोनियल एक्सप्लो, वहां उनके साथ साथ यहाँ पे क्या है, उन्होंने हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पे कॉलोनियल खोला। कॉलोनियल मतलब राज वो करेंगे, रूल उनके चलेंगे, लेकिन कंट्री किसकी रहेगी, हमारी कंट्री की। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल के अंदर उन्होंने हमारे यहाँ पे न तो एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्री कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, हमको छोड़ दिया भगवान भरोसे। तो बेटा जी हमारा जो एग्रीकल्चर था ना वो किसके ऊपर डिपेंड था, मॉनसून रेन के ऊपर। फार्मर को गाना पड़ता था, गाना क्या, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। उन्होंने कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाए। यहाँ पे हमारे यहाँ एक तो ड्रॉट्स मतलब सूखा है उससे भी झेलो, और सपोज बारिश हो और बारिश में फसल हो तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी सिस्टम बना दिया, माहलवारी रोतवारी जमींदारी सिस्टम लिया है, जिसके कारण क्या होता था, फार्मर का जो मेजर प्रोड्यूस है वो खुद ले जाते थे। कौन, ये जो जमींदार थे, उसमें से कुछ पोर्शन दे देते थे ब्रिटिशर्स को, कुछ पोर्शन रखते थे अपने पास। फार्मर को क्या मिलता था, बाबा जी का ठुल्लू। तो बेटा जी इस तरह से फार्मर और गरीब पे गरीब होते गया, उसके ऊपर हैवी डेब्ट्स बढ़ते गया, और उसके अलावा मनी लेंडर भी कहां पीछे हटने थे। मनी लेंडर ने बोला फार्मर लोन चाहिए, हाँ ले ले, लेकिन कैसे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। उससे क्या हुआ बेटा जी, वो उसका लोन का ना तो लोन चुका पाया ना उसका इंटरेस्ट चुका पाया, और उसके कारण क्या हुआ, उसकी जमीन भी हाथ से गई। जो बची कुची जो जमीन थी वो भी उन्होंने लॉस्ट देयर लैंड टू। इसके अलावा और सुनो, ये तो थे एग्रीकल्चर की, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल की बात की जाए ना, इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको भी बड़ी बुरी तरीके से तहस नहस किया। उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट, बोला कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा तो किसको करेगा, यूरोपियन मार्केट को करेगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रॉ मटेरियल ही क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उनकी कंट्री में चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत वहां पे फैक्ट्रियां सेटअप थी, वहां पे मशीनरी थी, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था। रॉ मटेरियल के लिए तो वो हमारे इंडिया में आए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से मेजोरिटी रॉ मटेरियल वहां पे एक्सपोर्ट करवाते थे, और उसके ऊपर देते थे कंसेशन कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो वहां पे आपको फ्री एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। देखो पहला तो आप यहां से भेजो रॉ मटेरियल, वहां पे गुड्स क्या करो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, और उसको इंडिया मार्केट के अंदर फ्री एक्सेस दे दो कि फ्री के अंदर आप इंडियन मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। मतलब पूरा रॉ मटेरियल वहां पे क्या मैन्युफैक्चर हुआ, वहां से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया, वो भी ड्यूटी फ्री। तो बेनिफिट किसको हुआ, उनके लोगों को हुआ बेटा। इंडियन रेलवे सिस्टम बनाया, हमारा इंडियन रेलवे सिस्टम, अगर आपको याद हो तो इंडिया का रेलवे सिस्टम आया था 1853 के अंदर। कहां से आया था, मुंबई टू थाने के बीच में आया था, मुंबई टू थाने के बीच में आया था। लेकिन इसका भी वो हमारे देश के लिए नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के गुड्स को थ्रू आउट द मतलब पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मजबूत कर सके, इसलिए वो इंडियन रेलवे सिस्टम लेके आए थे। यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे क्या करते थे, ब्रिटिश अर्न ह्यूज सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया। उनको बहुत बेनिफिट होता था, पूरे इंडिया के अंदर पूरा इंडस्ट्री सेक्टर को तबाह करके खुद ही के गुड्स वहां पे मैन्युफैक्चर करा के, ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर करवा के हमारे यहाँ पे सेल करवाने का, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश की जो इंडस्ट्री थी वो प्रमोट होती गई, वो आगे बढ़ती गई, और इस तरह से क्या हुआ, वो आगे बढ़ते गए और इंडिया अपना लॉस करता गया। हमने अपना ट्रेड भी खोया, इंडस्ट्री भी खो दी, और हमने फिर गाना गाया, हम तुम से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रिटिशर्स को देख के, उनके गोरे गोरे चेहरे पे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, उनके गोरे गोरे मुखड़े को देख के हमने प्यार किया कि वाह तुम तो बहुत अनोखे हो, और तुम जो बोले वो हम करेंगे। और उन्होंने फिर हमको जो लूटा। तो बेटा जी अब इंडिया की बारी है। इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब क्या होगा, इंडिया का राज होगा पूरे वर्ल्ड पे। तो बेटा जी देखो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हमारा हिस्टोरिकल रीजन था कि पुअर्टी होने का। इंडिया का हिस्टोरिकल ये रीजन है कि हम क्यों इतने गरीब हुए।
ठीक है। अब नेक्स्ट कॉजेज आता है कॉजेज ऑफ रूरल पुअर्टी। अब रूरल पुअर्टी क्या था, तो उसके अंदर नेचुरल कॉजेज बेटा क्या था, ये वही कि रिपीटेड ड्रॉट्स हो रहे हैं, रेन वेदर कंडीशन अगर खराब हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था, बारिश बहुत ज्यादा आ जाए बहुत कम आ जाए, अनसर्टेन मॉनसून हो जाता था, फ्लड हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था, या तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ही कम हो जाता था या बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की इनकम क्या होती थी, उनकी इनकम बहुत ज्यादा अप डाउन रहती थी। तो जिसके कारण क्या होता है, पुअर्टी इज मोर। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर। बेटा डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ सर्विस ऑन वन हैंड, डेथ क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ फास्ट। अगर आपको याद हो 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मैंने आपको बताया था 1921 के बाद क्या हुआ, हमने हमने डेथ के ऊपर कंट्रोल पाया। हमने मेडिकल रिसर्च में बहुत सारे क्या किए, इन्वेंशन किए, जिससे हमारी डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन सामने तो क्या हुआ, बर्थ रेट तो बढ़ नहीं थे, बर्थ रेट रिड्यूस नहीं हुए, बर्थ रेट हमारे बढ़ते गए और डेथ रेट हमारे कंट्रोल होते गए। और जिसका कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का क्या हुआ, भड़ाका हुआ। ऐसा रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। अब क्या होता है, पॉपुलेशन सर इसका इसका क्या लेना देना, बेटा इसका लेना देना ऐसे है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, डेवलपमेंट हो रहा है सपोज 2% से, अगर पॉपुलेशन सपोज बढ़ रही 5% से, मतलब क्या होगा, आपके यहाँ पे गरीबी बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं होगी। जॉब नहीं होगी तो क्या होगा, पुअर्टी होगी, और पुअर्टी होगी तो और ज्यादा हालत खराब होगी। तो देखो, हाई इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रिजल्ट इन द रिडक्शन इन जॉब अपॉर्चुनिटी, और जिसके कारण लो वेज रेट, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने रूरल पुअर्टी के अंदर देखा नेचुरल कॉज, और दूसरा देखा डेमोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट आ रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा जी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। मतलब कि दो हमारी कंट्री को बोला जाता है हम एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी हमको पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज है, मतलब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, लेक ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग नहीं है, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हाई हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा ही लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिजल्ट इन द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और जिसके कारण क्या होता है, लो एग्रीकल्चर, क्योंकि 70% लोग तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, और उनकी इनकम कम होगी तो ऑफकोर्स पुअर्टी तो हमारी कहाँ मिटने वाली थी। फिर नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। बेटा जी उस टाइम पे लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन था, लेकिन क्या सिस्टम था, जमींदारी, लैंड ओनर हैड नॉट गिवन एनी वेटेज टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। बेटा जी लैंड ओनर जो जमींदार था ना, उसने कोई वेटेज, उसने कोई बोला कि भाई तुमको जॉब करना है करो, मेरे को तो क्या है, मेरे को जब भी तुम्हारा जो खेत है उसमें हार्वेस्टिंग हो जाए तब मेरे को बुला लेना, मैं अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगा, बाकी तुमको जो मिक्स करना है करो, जो कल्टीवेशन करना है करो, नहीं करना है मत करो, मेरे को तो इतना चाहिए, मतलब चाहिए। उसने कोई भी रोल नहीं दिखाया एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो बेचारा किसान कैसे ऊपर आता। तो यही तो कारण है कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी के अंदर जमींदारी सिस्टम के रहते हमारा जो किसान है वो गरीब पे गरीब होता गया। मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा जी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, छोटी अमाउंट से इंडस्ट्री को सेटअप कर देती है, और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर दूसरा क्या फायदा होता है, दूसरा ये होता है कि वहां पे किसका यूज होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर से वहां की फैक्ट्रीज चलती है, तो उससे लेबर को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन रुको, हमने क्या किया, हमने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ही नहीं होने दिया। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी एटसेट्रा वे ग्रो स्लोली एंड दिस इंक्रीज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एज अ रिजल्ट पॉवर्टी रिमेन हाई। मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, और दूसरी जो भी एंसिलरी एक्टिविटीज थी एग्रीकल्चर, वो भी क्या होते थे, वो भी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई, जिससे हम पुअर के पुअर रहे। रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस बिकॉज ऑफ द वॉर, ड्रॉट, लो नेशनल प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़नी ही है। रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, क्या हुआ, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ती गई, प्राइस ऑफ द गुड्स और ज्यादा बढ़ते गए। अब बेचारा एक तो इनकम कम हो रही है, ऊपर सामने प्राइस बढ़ती जा रही है, इंसान गरीब पे गरीब नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्राइस बेनिफिट किसको मिला, बिजनेसमैन, ट्रेडर, बिग फार्मर को मिले, उसका लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनकम बढ़ता गया और अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा जी पॉपुलेशन का बढ़ना हुआ, दूसरी तरफ कॉस्ट का बढ़ना हुआ, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ नहीं रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब लेबर इधर से उधर, जहां पे जॉब है वहां पे लेबर जाना नहीं चाहता, तो क्या होगा, उसको जॉब ही नहीं मिल पाएगी, लीड टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। और लास्ट कॉज है सोशल रीजन के अंदर आता है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। बेटा जी जब आप एजुकेटेड होते हो, इसलिए तो आपके पेरेंट्स होते हैं बेटा पढ़ ले, अभी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन आज से 5 साल 7 साल बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एजुकेशन का महत्व क्या होता है। बेटा आपको बिजनेस करना है कि आपको जॉब पे करना है, आपको फॉरेन जाना, कोई भी एरिया के अंदर जाना, आज के टाइम पे एजुकेशन इज मस्ट। इसलिए ये जो टाइम चला, दिस इज द गोल्डन पीरियड। क्या है, गोल्डन पीरियड। उसको आप फालतू में मत बिताओ, और ये मैच, ये फ्रेंड्स और ये सब कुछ चलता रहेगा। आफ्टर आपका 17 मार्च को एग्जाम खत्म हो गए, उसके बाद जो जल्द से करना है करना, मगर अब तक अभी जो 1.5-2 महीने बचे उसमें पूरी ताकत लगा के पढ़ लें। 1.5 महीने बचे अब तो सिर्फ एग्जाम खत्म होने में। ओके तो देखो बेटा जी, कहने का मतलब क्या है कि लो एजुकेशन होता है तो स्कैर्सिटी ऑफ एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग आपके पास नहीं होगी, आपके पास स्किल्स नहीं होगी, तो आप नई टेक्नोलॉजीज वगैरह का कैसे यूज कर पाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, और जिसके कारण क्या होगा, आपका प्रोडक्शन लो रहेगा और आप पुअर के पुअर रहोगे। जेंडर इनइक्वालिटी, हमने बेटा जी क्या किया, जेंडर इनइक्वालिटी के तहत मेल को प्रेफरेंस देते थे जॉब के लिए, फीमेल को हम प्रेफरेंस ही नहीं देते थे। मेल साला कमाता नहीं है, फीमेल जो कमा सकती है उसको हम कमाने देते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोसाइटी केयर लेस अबाउट द हेल्थ ऑफ अ फीमेल वुमन फेस हाई लेवल ऑफ माल नरिशमेंट, लो वेट, वीकनेस, दिस कॉज हाई मैटरनल मोर्टालिटी। तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी बहुत ज्यादा होती थी, चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलते थे। एंड लेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर अ फीमेल, कीप द फैमिली इनकम लो, जिसके कारण उनकी फैमिली इनकम हमेशा कम रहती थी। इसके ऊपर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन भी जेंडर इनइक्वालिटी पुअर्टी का कारण है। क्यों? क्योंकि एक तो हेल्थ इशू को लेके मैंने बता दिया कि जो वुमन की हेल्थ है उसको हम ध्यान में नहीं दे रहे, वो माल नरिश होती जा रही है, वीक होती जा रही है, और जिसके कारण वहां पे उसकी मोर्टालिटी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और वही प्रॉब्लम किसके अंदर भी देखने को मिल रही है, न्यूबॉर्न चाइल्ड में भी देखने को मिल रही है। दूसरा, उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, जो कंपल्सरी हम उनको क्या बोलते हैं, वुमन आर एक्सपेक्टेड टू बोले कि वर्क एट होम करो, वर्क फ्रॉम होम मत करो। यहाँ से क्या हुआ उनका, इसलिए बोले कि वैसे भी हमको घर पे ही काम करना है, तो पढ़ाई से करना क्यों पढ़ के। तो बेटा वो क्या करते हैं, उनका एजुकेशन वो पढ़ाते ही नहीं थे, उनको स्कूलिंग के बाद जॉब, उनकी स्कूलिंग के फर्दर स्कूलिंग नहीं, उनका फर्दर एजुकेशन नहीं देते थे। फ्यूअर इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिलती थी, जिसके कारण, और जिसके कारण क्या होता था, एंड वहां पे एट वर्क फीमेल आर पेड लेस देन द मेल। इवन अगर फीमेल जाते थे तो उनको जो मेल की कंपेरिजन बहुत अमाउंट कम दी जाती थी। और यही कारण है कि जेंडर इनइक्वालिटी के कारण क्या, वो पॉवर्टी बढ़ती गई। और लास्ट है हमारा अदर रीजन। बेटा जी समय समय पे इंडिया ने इतने सारे वॉर झेले कि क्या होता है, वॉर के कारण हमारा जो पूरा जो खर्चा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए वो किसके ऊपर चला जाता है, डिफेंस एरिया पे। वो कहाँ चला जाता है, मशीन्स के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, और डिफेंस को और ज्यादा आगे लाने के लिए। तो बेटा जी जिससे क्या होता है, कंट्री बहुत ज्यादा खर्चा किसके ऊपर कर लेती है, आर्म एंड मिसाइल्स के ऊपर करती है। उससे क्या होगा बेटा जी, उससे बेटा जी एक मिनट, उससे क्या होगा, दिस रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ बेसिस, उससे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा स्लो हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, चीजों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगी। ओके सर, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। बेटा जी डिफेंस एक्सपेंडिचर वो समवॉट रिलेटेड टू द वॉर ही है। अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर आप ज्यादा करोगे, मतलब डिफेंस किस प्रकार का खर्चा होता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस होता है। ये एक एमसीक्यू आया हुआ है बेटा जी, डिफेंस से कोई डेवलपमेंट होता नहीं है, तो ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो खर्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होने चाहिए वो खर्चे कहाँ हो जाते हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, चीजें अवेलेबल नहीं होती तो चीजें की स्कैसिटी आती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो पॉवर्टी बढ़ती है। ओके, डिफेक्टिव पॉलिसी। बेटा जी हमारा जो इंडिया है ना वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते रहते हैं, एक कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट टिकती नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो 1 साल के 5 साल के लिए किसी और गवर्नमेंट को, फिर नेक्स्ट 5 साल किसी और गवर्नमेंट, फिर कोई और गवर्नमेंट, ठीक है। तो
तो बेटा जी जिसके कारण क्या होता है, कोई झाड़ू भाई आता है, कोई पोछा लेके आता है और अपनी सरकार बनाता है और फिर क्या करता है, फिर वो देश को लूटते हैं और फिर वो चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं रहने से क्या होता है, हम 5 साल की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाते हैं, 5 ईयर प्लान लाते हैं, हमने कोई स्कीम लाई, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी, ये तो बहुत बोगस है, बहुत खराब है, देश के लिए बहुत नुकसान है, इसमें तो देश का नुकसान ही नुकसान है, इसको बंद करो। अब हम बोलेंगे वो चालू कर, ये चालू कर, नेक्स्ट 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज आ गई, अरे मेरी पॉलिसी बंद करवा दी, अब मैं इनकी पॉलिसी चेंज करूंगा, तो वो जो गवर्नमेंट जो नई वाली गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी उसमें उनकी पॉलिसी कैंसिल करवाते हैं और अपनी नवी स्कीम पॉलिसी चालू करवाते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से फालतू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बढ़ते जाते हैं। तो डिफेक्टिव पॉलिसी होने से क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्लानिंग पीरियड के अंदर हम स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने से क्या करते हैं कि वो स्कीम क्या करते हैं, वो स्कीम को बंद करवा देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है दैट एज अ रिजल्ट द टारगेटेड पुअर्टी रिडक्शन कुड नॉट बी अचीव थ्रू दिस स्कीम, और जिसके कारण क्या होता है वो स्कीम सफल नहीं हो पाती और फिर वो जो पुअर्टी के लिए जो भी स्कीम लाई होती है वो पूरी नहीं हो पाती। और इसी के साथ हमारा कॉजेज ऑफ पुअर्टी के कौन कौन से कारण थे पुअर्टी के खत्म हुआ। मजा आएगा नहीं बेटा, कमेंट में लिखते नहीं हो यार, तुम वीडियोस बहुत देखते हो, हजार हजार व्यू चले जाते हैं कितने कितने वीडियो पे, लेकिन कमेंट के नाम पे क्यों, पसंद नहीं आता क्या? ऐसे पूरा वीडियो देखेगा सर कंटाला आता है। अरे कंटाला क्या, मैं तुम्हारे लिए 1 1 घंटे के वीडियोस दे धनाधन बनाए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं हो, और तुम कंटाला करते हो। छी, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं आ रहा, नहीं लिखने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, दिल से थैंक यू बोलो, दिल से भी मेरे को सुनाई दे जाएगा। मेजर टू रिड्यूस पुअर्टी, बेटा जी कौन कौन से गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, तो देखो हमने पहला क्या देखा, इंडिकेटर, क्या देखा हमने इंडिकेटर की कैसे मालूम पड़ेगा कि पुअर्टी, इंडिकेटर देखा और उसके पीछे का कारण फाइंड आउट किया, कॉजेज, और अब हम देख रहे हैं मेजर। ठीक है, मेजर के हाँ गवर्नमेंट ऐसे हाथ पे हाथ थोड़ी धर के बैठती है, वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं। कौन कौन से स्टेप्स लिए, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, तो जो आपने कॉजेज देखा ना वही इसके मेजर्स बन जाएंगे बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, हमने बोला कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो हमने बोला ठीक है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जमींदारी सिस्टम उसको निकलवा दिया। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ेगी, लेबर की इनकम बढ़ेगी, पुअर्टी खत्म हो जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर लेबर बढ़ाया, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, अपार्ट फ्रॉम हमने फूड ग्रेन्स, प्राइस ऑफ अ फूड ग्रेन विल डिक्रीज। देखो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा सप्लाई हो जाएगा। अब सोचो मार्केट में 1000 kg टमाटर की डिमांड है और सप्लाई अगर 1200 kg हो गया तो जब डिमांड होता है उससे ज्यादा सप्लाई हो जाता है। सप्लाई ज्यादा होने से क्या होता है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो सप्लाई ज्यादा होता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़े से सप्लाई ज्यादा होने से क्या होगा, चीजें कंट्रोल में आती है, चीजें सस्ती हो जाती है, लोग अफोर्ड कर पाते हैं। जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी लोग अब चीजों को खरीदने लगते हैं क्योंकि चीजों की प्राइस कम हो जाती है, और कम हो जाती है वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो इससे पुअर्टी दूर होती है। तो प्राइस ऑफ अ फूड गेन डिक्रीज होती है जिससे एक एडवांटेज मिलता है पुअर को। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमने बोला कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हमने डेवलपमेंट नहीं किया, कॉजेस में लिखा ना, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम छोटी 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 इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा वो यूज करती है लेबर इंटेंसिव, और जिससे क्या होगा लेबर इंटेंसिव से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी दूर होगी। फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बेटा जी 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वहां पे होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वैसे जो सारी चीजें जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एग्रीकल्चर लेबर है, वेंडर्स है, उन सबको, ये वेजिटेबल वेंडर्स है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग अलग स्कीम्स दी, रेकमेंडेड टू डिसाइड वर्किंग कंडीशन, उनके लिए वर्किंग कंडीशन लेके आए, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस दिया, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया, ओल्ड एज पेंशन दिया, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दिए, जिससे क्या हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी बेनिफिट होने लगा। फिर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो 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 देखो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स के तहत सबको सेम टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा। जो ज्यादा रीच होगा उसको ज्यादा टैक्स लगेगा, जो जो पुअर होगा उस बेचारे को हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको लेस टैक्स देंगे। जिससे क्या होगा, अमीर अमीर नहीं बनेगा, गरीब गरीब नहीं बनेगा। और दूसरे और क्या बेनिफिट होगा, रिच से अगर आप ज्यादा पैसा लोगे तो आप समुद्र में से अगर 5 डॉलर निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 डॉलर वालों के पास से 2 डॉलर लोगे तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा। तो बोला कि गवर्नमेंट ने बोला है हम समुद्र में से पानी भर भर के निकालेंगे और जो 5 डॉलर वाले हैं जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाए उनके पीछे खर्चा करेंगे। समझा? तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी लाई जिससे वो रिच पीपल से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे, पुअर से कम टैक्स कलेक्ट करने लगे, और वो जो पैसा कलेक्ट करते थे वो देश के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करने लगे। जिससे क्या हुआ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको चीजें अब अफोर्ड होने लगी। ठीक है, जो जिससे हमारी पुअर्टी दूर होने लगी। नेक्स्ट आता है राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमने बोला कि भाई हमारी कंट्री में एजुकेशन नहीं है, हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब उनके नए नए ट्रेनिंग्स खोलेंगे, उनके लिए नए नए स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे ताकि लोग उस स्किल को सीखे, उस ट्रेनिंग का पार्ट बने और उस ट्रेनिंग को सीख के इजीली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, इजीली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जॉब ले सके, ताकि जॉब मिलेगी, पुअर्टी उनकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, उनको एजुकेशन दिया ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जिससे उनकी वेजेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल रेट्स। बेटा जी हमने बोला कि सर डिमांड बढ़ने से चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं बढ़ता, डिमांड बढ़ जाती है तो चीजों की प्राइस बढ़ती है, पुअर पुअर होता जाता है। तो हमने बोला नहीं नहीं नहीं, हम जो लोग नहीं खरीद सकते उनको रीजनेबल रेट पे देंगे। तो हमने क्या चलाया, हमने राशन शॉप चलाई। क्या चलाई? राशन शॉप। जो लोग बिलो द पुअर्टी लाइन होते हैं उनको सस्ते रेट के ऊपर हम राशन देने लगे, गेहूं चावल दालें उनको सस्ते रेट पे देने लगे, ताकि वो जो पुअर है उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी खाना पीना रहने का अधिकार है हमारे इंडिया के अंदर, तो उनको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, सस्ते रेट पे, रीजनेबल रेट पे ये सब चीजें अवेलेबल करवा के दी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जिसके अंदर द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कि रूरल को डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू एनकरेज किसको, पुअर फैमिली को, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने और वो अपने पॉवर्टी लाइन से बाहर जाए। इसके लिए आईआरडीपी ने कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो देखो, जिसको बोलते हैं एंटी पुअर्टी प्रोग्राम, मतलब पुअर्टी को भगाने के लिए एंटी पुअर्टी प्रोग्राम्स बनाए, जिसके अंदर आईआरडीपी, फिर ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरिया, मिलियंस वेल्थ स्कीम, फिर सप्लाइंग इम्प्रूव टूल किट टू द रूरल आर्टिशंस, गंगा वेलफेयर स्कीम, ये सारी स्कीम्स चलाई। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम ज्योति योजना, ये भी हमारे यहाँ पे क्या चली थी, स्कीम्स चली थी 1990 के अंदर, आईआरडीपी ने चलाई थी। उसके अलावा कौन सा है, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम चली थी। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत यहाँ पे कैसे पुअर्टी को इरिडेक्ट करना है वो सब हमने प्रोग्राम चलाए थे। दिस प्रोग्राम वाज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ पुअर इरिडेक्शन इन वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत द फोकस किसके ऊपर था, ऑन फिजिकल लेबर, जिसको हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं होता। दिस स्कीम ऑल्सो फोकस ऑन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द फ्लड, ड्रॉट, स्कैरसिटी एंड एनी अदर नेचुरल कैलामिटी। अगर कुछ कैलामिटीज आती है जिसके कारण आपकी जॉब चली जाती है, आपको रोजगार चले जाता है, तो उस टाइम पे ये स्कीम्स आपको मदद करेगी। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंक्लूड जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम। बेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक बार पढ़ जाना बस। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना was started for the self employment with the objective of starting venue to provide employment to the educated unemployed। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना किसके लिए, जो एजुकेटेड है फिर भी उनको अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये वाली योजना चलाई थी। ओके, नेक्स्ट है नरेगा। नरेगा क्या है, तो ये आई थी हमारी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, किसको देना, 1 पर्सन पर फैमिली में से 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देना। इसका बाद में नाम चेंज होके मनरेगा हो गया था, मगनरेगा हो गया था। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो हमको अभी नरेगा से आ गया मगनरेगा।
और उसके बारे में हम डिटेल्स नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर हमने हाउसिंग स्कीम चलाई। हाउसिंग स्कीम के अंदर लोगों को क्या दिए, आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वॉज स्टार्टेड टू फॉर द फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जो भी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको हम क्या देते हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना देते हैं, ताकि उनको घर मिलता है, रहने का ठिकाना मिलता है। लेकिन कुछ कुछ सोसाइटी के नालायक लोग ऐसे होते हैं कि उनका वो भी हक खा जाते हैं। मतलब कि वो आवास योजना के अंदर वो खुद के, उनके पास 2-2 3-3 घर है और वो फिर भी क्या करते हैं, आवास योजना के अंदर अपना नाम लिखवा के और गवर्नमेंट की वो जो घर है वो लकी ड्रॉ में अगर उनका नाम निकलता है तो वो खुद के नाम पे खरीद लेते हैं। बेटा जी, गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए किसी को। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर उसी को पार्ट लेना चाहिए जिसके पास कोई घर नहीं है, क्योंकि कोई अपने घर के लिए बहुत भगवान को दुआ कराए। तो फिर ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी घर है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्कीम के अंदर घर अप्लाई ना करें। आप ही के दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचा करो। ओके, नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जिसके अंदर कौन कौन से, बेटा जी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत हमने अटल पेंशन स्कीम चलाई जिसके अंदर आप 60 इयर्स और अबो के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलेगी। दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर आपको 2 लाख का, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा और उसका प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए हर साल आपकी जेब से कटेगा और आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो। फिर जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना के अंदर आपको है ना, अगर 330 रुपए का हर साल का आपको प्रीमियम पे करना है, 330 रुपए का प्रीमियम पे करो और 2 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपको डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को 2 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ 330 रुपए प्रीमियम डिडक्ट करने पे हर साल। फिर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, जो किसान है उनको ये फसल बीमा योजना दी। अगर उनकी फसल क्या होती है, कोई बर्बाद हो जाती है ड्रॉट से, सूखे से, बाढ़ से, फ्लड से, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उनको सेफगार्ड करने के लिए हमने क्या दिया, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना दी। और अब ये वाला लास्ट आ रहा है, वाओ, लास्ट आ रहा है जनधन योजना। बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनधन योजना। जनधन योजना का एक ही था गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट कि सभी लोगों को बैंकिंग चैनल से जोड़ना है। क्या होता था, दिल्ली से गवर्नमेंट देती थी 100 रुपए और जो लोग जिनके लिए दिल्ली से निकल के जाते थे पैसे, उसके पास, उस व्यक्ति के पास पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 1 रुपए पहुंचता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पहले लोगों को जो फैसिलिटीज मिलती थी, स्कीम मिलती थी, वो कैश में मिलती थी और कैश के अंदर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितनी चैनल होती थी 100 रुपए ट्रांसफर किए, एक चैनल ने अपने पास 20 रुपए रखे, आगे 80 ट्रांसफर किए। दूसरी चैनल पे दूसरी चैनल ने अपने पास 30 रुपए रखे, 50 आगे ट्रांसफर किए। फिर तीसरी चैनल आई, तीसरी चैनल ने अपने पास 20 रुपए रखे, 30 आगे फॉरवर्ड किए। ऐसे करते करते जो मेन जिसको मिलना है उसको सिर्फ 1 रुपए मिलता था और वो भी बोला जाता कि शुक्र मनाओ तुमको 1 रुपए मिला, बाकी तो लोगों को मिला भी नहीं है। तो वो व्यक्ति भी खुश होता है, चलो 1 तो मिला। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि ये कैश जो था जिसके कारण लोगों को सही बेनिफिट नहीं मिलता था, गवर्नमेंट ने उसको हटाने के लिए क्या बनाया, जनधन योजना, जिसके अंदर 100 रुपए दिल्ली के बैंक अकाउंट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लिक करेंगे, उनके बैंक अकाउंट मतलब गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से क्लिक 100 रुपए माइनस होगा और डायरेक्टली उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 100 रुपए जाके गिरेगा। तो जितने भी बीच के मीडिएटर लोग थे जो पैसा खाते थे वो सब अब निकल गए बिकॉज ऑफ जनधन योजना। तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और रिडक्शन इन इनकम रीजनल इनइक्वालिटी और रीजनल इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, गरीबों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए हमने क्या इश्यू किया, जनधन योजना चालू किया। द मेन पर्पस क्या था, यहाँ पे सब्सिडी देना, लोगों को, पुअर लोग हैं उनको सब्सिडी देना ताकि उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा आए। यहाँ पे आप जीरो बैलेंस से वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आफ्टर 5 मंथ आपको क्या करना चाहिए, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी 5,000 रुपए तक की। बोलो और क्या चाहिए, जीरो बैंक बैलेंस, ऊपर से 5,000 की ओडी फैसिलिटीज और क्या क्या गवर्नमेंट देगी, ऊपर से डायरेक्ट आपके स्कीम के पैसे, स्कीम आपको डायरेक्ट उसके अंदर गवर्नमेंट जो भी पैसा देगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर। तो घर बैठे बैठे गवर्नमेंट आपको क्या कुछ नहीं दे रही है। तो बेटा जी ये हमने क्या किया, ये हमने क्या मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग पुअर्टी। तो बेटा जी जैसा मैंने आपको बोला था 45 मिनट से लेके मैं क्या करूंगा, 45 मिनट से लेके मैं आपको 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर का रिवीजन करूंगा। मैंने बहुत डिटेल में के अंदर बहुत कंसेप्चुअली आपको ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करके दिया। अगर लगता है आपको कि सर आपने बहुत अच्छी मेहनत करे हो तो प्यारा सा एक कमेंट लिखो। अपने जितने भी दोस्त हैं और खास कर वो फालतू दोस्त जिनको आप बहुत चड्डी बड्डी फ्रेंड हो और वो पढ़ नहीं रहा, उसको भेजो भाई, तो सुन लेगा तो भी आधी चीजें तो ऐसे
ही याद हो जाएगी। इतना अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और क्या है, अगर एक बार सुना है और लग रहा है कि सर पढ़ा है, तो उसको दूसरी बार 2x की स्पीड में सुनो। और मैं वापस बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, खाली सुनना नहीं है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है। और पेपर्स वेपर्स भी लिखने का रखो बेटा जी। अगर एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, तो पेपर लिखने पड़ेंगे, तो पेपर भी लिखते रहो, बैठो मत, लगे रहो मुन्ना भाई। चलो बेटा, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तो पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बेटा।